जय हिंद सभी मित्रों को। मैं नरेंद्र चारिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आपका प्री बहुत अच्छा रहा होगा। अब आप मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, या फिर जो भी बच्चे मेरे एसएससी के लिए वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप वनडे एग्जाम्स के लिए वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। इन सारे नामों को हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे नाम देखेंगे। लगभग जब से कंपनी आई, जब से कौन वायसराय बना, कौन गवर्नर जनरल बना, या फिर कौन बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके बाद से हम धीरे 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 पूरा देखकर स्टार्ट करेंगे। और भारत को जब तक आजादी मिली या भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब तक हम सारे गवर्नर जनरल देखेंगे, उनने क्या क्या काम किए, उनने अपने आप को किस उपाधियों से नवाजा, ये सारी बातें बच्चा हम आगे क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर आराम से हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो लेकर आया था। वीडियो का नाम था भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसमें मैंने आपसे बोला था कि आपके कम से कम एमपीपीएससी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस बनने की संभावना है। और जो भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसा ही मैंने क्लास में बोला था कि आपको स्थान याद रखने हैं, क्योंकि इस बार पीएससी स्थान पे फोकस कर सकती है। तो वैसा ही हमें देखने को मिला। इस बार स्थान पूछे गए हैं, और आगे वाले जो वनडे एग्जाम आने वाले हैं, या फिर मेंस आने वाला है, या फिर अगला प्री आने वाला है, उसके लिए जो आज की क्लास होगी बच्चा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बच्चा फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो हर क्लास में देता हूँ, ताकि बच्चे मुझे जान पाए, मुझे समझ पाए कि मैं क्या हूँ, मैं किस हैसियत से आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, देखो बच्चा, मेरा नाम रजत कुमार आचार्य है। 3 वर्षों से ज्यादा पढ़ाने का अनुभव, 2 बार यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाइड। और बच्चा याद रखना, अगर अनअकैडमी पर आप कोई भी प्लस कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो प्लस कोर्स में जो प्राइस रहती है ना बच्चों, उस पर डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप क्या यूज करोगे? कोड यूज करोगे RRMPPSC। जो भी बेस्ट ऑफर चल रहा होगा, अभी आपको आगे जाके क्लास में ऑफर के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन आप अभी कोड याद रख सकते हैं। कोड क्या याद रखोगे? RRMPPSC। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी कौन कौन सी क्लासेस अनअकैडमी पर बच्चा 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। 1 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। पहली क्लास हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। देखो ये कैसी, देखो प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड अपन क्लास रखेंगे। ठीक है, कैसी क्लासेस होंगी अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सुबह 7 बजे हमारी क्लास होगी एमपी हिस्ट्री की। उसमें अपन मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, जो 5 राजवंश मेंस के हिसाब से दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी लिखने के लिए दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज होते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे कि इस आधार पर या इस दिशा पर आपको काम करना है। जहां पर स्थापत्य पूछा जाता है, तो वहां पर स्थापत्य पे काम करना है। जहां पर सिर्फ एक राजा का नाम दे दिया जाता है, तो वो सारी चीजें, आपकी आंसर कला, उत्तर लेखन शैली, सब पर हम इस पर बात करने वाले हैं। आपको खुद मैं क्वेश्चन लिखने को लिए दूंगा, और लगभग हो सकता है तो मैं खुद ही उनको चेक करूंगा, या फिर एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चा दूसरी क्लास हम देखेंगे इवनिंग में। पॉलिटी की क्लास होगी, इसका टाइम मैं आपको बता दूंगा। ये पॉलिटी क्लास रहेगी, मेंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बहुत बढ़िया क्लास, जो मेरी फेवरेट क्लास रही है, रोज रात में 9 बजे से 10:30 बजे बच्चा एमपी जीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे। सर आप बच्चा बोलेंगे सर ये प्री प्लस मेंस के हिसाब से कैसे होगा? तो बच्चा ये ऐसे देखने को मिलेगा कि आप सबसे पहले याद रखना, प्री के हिसाब से तो सर एक फैक्ट हो गया, है ना। ऐसे ही सर 3 फैक्ट मिला के क्या हो गया? मेंस का 3 मार्कर बन गया। मध्य प्रदेश के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने ज्यादा आपको फैक्ट याद होंगे, उतना ज्यादा आप मध्य प्रदेश को कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सर आप इतना अच्छे से क्यों बोल रहे हो कि ये क्लासेस मेरे लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या मेरे दिल के करीब है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको हमेशा से बोला है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं। हमेशा यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो, मैंने आपको क्लास करवाई थी मेगा रिवीजन के तहत एमपी ज्योग्राफी। एमपी ज्योग्राफी की मैंने क्लास करवाई थी, 3.5 घंटे की क्लास थी। ज्योग्राफी के अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन देख रहे हो आपके एमपी में, तो सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से आए। एमपी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये क्लासेस आप जरूर लें रात में 9 बजे। इसको प्री प्लस मेंस के परस्पेक्टिव से दोनों से देख सकते हैं। चलिए फिर हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय ये अपना टॉपिक रहने वाला है। देखो, सबसे पहले अगर बात करें सर, पहले गवर्नर जनरल नहीं हुआ करता था ना, पहले वायसराय हुआ करता था। कंपनी 1600 ईस्वी में कहां पर आई थी? बंगाल में सबसे पहले आई थी। तो बंगाल में इन्होंने अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट करा, सैनिक इकट्ठा करे, अपनी सेना बनाना स्टार्ट करा, तो वहां से ही पद इन्होंने निकाले।
सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर, बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना। पद पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पद भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम इस हायरार्की में बात करें, सबसे पहले हमने देखा बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आएगा बच्चा भारत का गवर्नर जनरल, और फिर लास्ट में आएगा बच्चों वायसराय, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला कौन सा था, अंतिम कौन सा था, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि सर किसके कार्यकाल में क्या हुआ। तो यही सब हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला गवर्नर की अगर हम बात करें, देखना बंगाल का गवर्नर की बात करी जा रही है ना, बंगाल के गवर्नर की बात करी जा रही है। बंगाल का गवर्नर कौन है, सबसे पहले बात करते हैं सर रॉबर्ट क्लाइव की। देखो इसके 2 कार्यकाल रहे थे। सबसे पहला कार्यकाल रहा था 1957 से 60 तक। उसके बाद अगर इसके कार्यकाल की बात करें, ये रहा था 65 टू 75। सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, देखो प्लासी का युद्ध 1757 में जो हमें प्लासी का युद्ध देखने को मिला था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका थी। याद रखना, इसमें हम देखेंगे कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो गवर्नर कौन था बच्चा, याद रखोगे रॉबर्ट क्लाइव था। फिर अगर यहां पर देखो, यहां पर आप ये सारी चीजें तो मैं जो लिखी हुई हैं वो चीजें आप आराम से देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। पीपीटी, अगर आप बात करो पीपीटी या पीडीएफ, आपको कहां पर मिलेगी, मेरा एक ग्रुप है बच्चा टेलीग्राम पर, रजत रिछारिया RICHHARIY अनअकैडमी, है ना। ये आप जैसे ही ग्रुप सर्च करोगे, रजत रिछारिया अनअकैडमी डालोगे, आपको मेंबर्स लगभग 250 उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें जुड़ जाना। इसकी पूरी पीडीएफ में वहां पर डाल दूंगा। दूसरी बात, सारी चीजें जो पीडीएफ में वो कवर हम नहीं करेंगे, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वनडे एग्जाम्स या पीएससी या फिर मेंस में भी आपको बहुत ज्यादा काम वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया सर, प्लासी के युद्ध के टाइम पे कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ही चल रहा है सर 57 से 60 तक, तो यही रहा था। फिर 65 से 67 तक आया था। तो पहले हम देखते हैं इसका कार्यकाल 57 से 60 तक इसने क्या क्या करा। याद रखना, बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन भी इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और सर श्वेत विद्रोह। तो 3 चीजें आप इसमें याद रखोगे। क्या क्या याद रखोगे सर, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। पहले कार्यकाल की बात कर रहे हैं बच्चा, पहले कार्यकाल में प्लासी का युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था। और सर बंगाल में द्वैत शासन भी लग गया था सर, बंगाल में द्वैत शासन, ठीक है। और सर तीसरा आप क्या याद रखोगे, श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह। ये आप इसके पहले कार्यकाल से याद रखेंगे कि भारत में, सॉरी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, उसने क्या क्या काम किया था। तो 3 चीजें याद रखें। फिर जब ये दोबारा बनकर आया, तो दोबारा बनकर आने में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने इलाहाबाद की संधि में। इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में होती बच्चों, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो याद रखना, जब 1765 में दोबारा ये गवर्नर बनकर आया था, तो यहां पर इसने इलाहाबाद की संधि करवाई थी। क्लियर, देखो याद रखना, ये सेकंड जो आलमगीर सेकंड है या फिर सलावत जंग है, उसको उपाधि दी तुमराव की। इतनी ज्यादा चीजें अपन को याद नहीं रखनी है ना। याद रखना, इसमें सिर्फ आपको ये चौथी चीज में ये जोड़ लेना है कि इलाहाबाद की संधि के टाइम पर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया था। क्योंकि जो इसके पहले नवाब वो बनकर आए थे ना गवर्नर, उनका इतना ज्यादा हम कह सकते हैं, उतनी बड़ी सोच नहीं थी कि वो इतनी बड़ी भारत की शक्तियों से डील कर पाए। ठीक है, तो इसको वापस लाया गया था कि भैया वापस आप फिर से जाओ और फिर से सारा जो कामधाम है आप संभालो, आप अच्छे से उन चीज को डील कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा बच्चों क्या, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव में क्या याद रखोगे, सबसे पहले प्लासी का युद्ध, बंगाल में द्वैत शासन, श्वेत विद्रोह और इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, उसके टाइम पर कौन था गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का। आगे बात करते हैं। आगे बंगाल में गवर्नर बने थे सर रॉबर्ट क्लाइव का जो बीच का कार्यकाल था 57 से 60 तक, और 65 से फिर वापस आए थे। तो 60 से जो 64 था उसमें एक वायसराय रहे थे, कौन रहे थे, वेंसिटार्ट। वेंसिटार्ट जी ने, याद रखना बार बार ये क्वेश्चन बनता है बच्चा, बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी बंगाल के गवर्नर कौन थे, बंगाल का गवर्नर कौन था। हमेशा ये क्वेश्चन बनाए वनडे एग्जाम में, इतना फेमस क्वेश्चन है क्योंकि सब क्या लगा देते हैं सर, सब लगा देते हैं क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, फटाफट क्लाइव लगाते हैं। उनको पता नहीं होता कि सर प्लासी के युद्ध में तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बीच में उनका कार्यकाल को क्या कर दिया सर, टाइम के लिए ब्रेक दे दिया गया था, ब्रेक आया था उनके कार्यकाल में। तो उस कार्यकाल के दौरान वेंसिटार्ट, जो वेंसिटार्ट थे ना, वो बच्चों क्या बने थे, वेंसिटार्ट बने थे बंगाल के गवर्नर।
तो याद रखेंगे बक्सर के युद्ध में गवर्नर कौन थे, वेंसिटाट थे। जबकि अगर हम देखें प्लासी के युद्ध में कौन थे सर, वही हमने अभी देखा, कौन कौन थे प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में थे सर रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर क्लियर, ये दो चीजें क्लियर हुई बच्चा, चलो बढ़िया। एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, देखो आपका रॉबर्ट क्लाइव हो गया बंगाल के गवर्नर के बाद, हमने देखा वेंस्टाट, देन उसके बाद कौन बने थे सर, उसके बाद जैसे ही अपना वो आ गए थे, इसके बाद तो दोबारा कार्यकाल हुआ था किसका, रॉबर्ट क्लाइव का, फिर आ गए थे सर उसके बाद हमने देखने को मिले कौन, कार्टियर जी। जो कार्टियर थे या कार्टियर थे वो कब से कब तक रहे थे सर, वो रहे थे आपके 1769 से बच्चा रहे थे, 1769 से कहां तक रहे थे सर, 72 तक रहे थे। इनके काल में एक ही चीज याद रखना, बंगाल में अकाल, जो 1770 में बंगाल में भीषण अकाल देखने को मिला, कई लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी। तो यहां पर बार बार पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना थी भारत की। तो ये बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीएससी भी पूछती है कभी कभी कि बंगाल में अकाल के समय कौन वायसराय था या कौन गवर्नर था, सॉरी वायसराय नहीं गवर्नर, कौन था गवर्नर, कंटियर था। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं सर। कंटियर के बाद आया कौन सर, वारेन हेस्टिंग। काफी ज्यादा इसका वर्चस्व रहा है भारत में, काफी ज्यादा। दो चीजें इसका याद रखना, सबसे पहले तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, देखो पहला गवर्नर कौन था, यहां पर क्लियर रखना ये चीज, गवर्नर दो प्रकार के गवर्नर देखे, बंगाल का पहला गवर्नर और बंगाल का लास्ट गवर्नर। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर अपने को देखने को मिल गया था, ये था बच्चों कौन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव था। जबकि बच्चों लास्ट गवर्नर कौन था, लास्ट था आपका यही जो हम बात कर रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर, वॉरेन हेस्टिंग था बच्चों कौन, लास्ट गवर्नर बंगाल का। क्लियर, लास्ट गवर्नर यही था। क्लियर, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल गई। अगर हम बात करें, ठीक है, मैंने बताया आपको पहला पहला कौन था और मैंने आपको बता दिया अंतिम कौन था। क्लियर, तो यहां से पहली चीज तो आपकी यही क्लियर हुई कि सर पहला और अंतिम का मुझे जो कंफ्यूजन होता था आज आपने दूर कर दिया कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था जबकि अंतिम कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो बच्चे जब इन्हीं के कार्यकाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तो जो भी नया पद बनाया गया तो इन्हीं को पहले प्रदान किया जाएगा ना। देखो जो भी नया पद ये लेकर आए थे इनने सिर्फ एक नाम बदला था, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, इन्हें नाम बदला था, पद का नाम बदला था, जबकि पद पर जो आसीन व्यक्ति था वो सेम था। पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो यहीं पर जो गवर्नर था ना बंगाल का, वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा, भारत का गवर्नर। क्लियर, ऐसा कुछ कहलाया जाएगा क्या, बिल्कुल सर कहलाया जाएगा। तो याद रखना बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वही भारत का पहला गवर्नर कहलाएगा। क्लियर है, तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग साहब बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल में जो द्वैध शासन चला आ रहा था, सबसे पहले किसने लगाया था द्वैध शासन, देखो मैंने अभी आपको बताया द्वैध शासन लगाया था बच्चों बंगाल में, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो 1757 के आसपास, 60 के आसपास जो द्वैध शासन क्लाइव ने लगाया था सर, वो एंड किसने करा था, वो एंड करा था आपका वॉरेन हेस्टिंग ने आकर। क्लियर है, और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की क्या करती सर, स्थापना देखने को मिल गई थी। क्लियर है चीजें, यहां तक चीजें क्लियर। फिर देखो ये तो सर बंगाल का गवर्नर हो गया, ठीक है, बंगाल का गवर्नर देखने को मिल गया। अब हम देखेंगे सर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा और हम समझेंगे कि सर उन्होंने क्या क्या करा। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पर अब देखने वाले। देखो सबसे पहले सर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रही है क्योंकि इसी के टाइम पर जैसे ही सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सर, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था इनके टाइम पे, बिल्कुल रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिल गया था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये बना था, है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अब भारत का गवर्नर जनरल बनने की बात आगे चलेगी, भारत का गवर्नर जनरल बनने की बात आगे चली थी,
यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, ये भारत का नहीं था बच्चों, ये बंगाल का था, है ना, इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बंगाल का गवर्नर, पहले गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल बना, है ना, फिर वो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल फिर आगे जाके बनेगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर। चलो आगे देखो, 1781 का अधिनियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में आया था सर, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट तो हम सबसे पहला ही एक्ट पढ़ते हैं 1773 में। फिर एक अधिनियम आया था 1781 का, उसमें क्या हुआ था बच्चों, इसके तहत गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल में एक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था, क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर कोई इतनी याद नहीं है। याद रखना बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण आपको क्या याद रखना है, याद रखना 1785 से 82 तक जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, उसके बाद हुई थी सालबाई की संधि, तो यही था गवर्नर जनरल। पूछा जा सकता है प्रथम मराठा युद्ध के समय भारत का या सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग देखने को मिल जाता है। फिर याद रखना सर 1780 से 84 जो आंगल मैसूर हुआ था, उसके बाद जो मंगलौर की संधि हुई थी, वो भी पूछा जाएगा कि 1780 या 84 के मध्य जो हमने दूसरा आंगल मैसूर युद्ध देखने को मिला था, या फिर दूसरा आंगल मैसूर युद्ध देखा था, उसके समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था सर, वॉरेन हेस्टिंग हमें देखने को मिल गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के अंतर्गत आया था सर, सब ये क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। और याद रखना सर विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी की स्थापना करी थी, कौन सी सोसाइटी की स्थापना करी थी सर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, विलियम जोन्स ने बनाई थी 84 में, यही कार्यकाल इनका चल रहा था, है ना। याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इन्हीं के कार्यकाल में बना था क्या सर, नहीं नहीं, अभी आगे देखेंगे, अभी आगे देखेंगे अपन, बहुत अच्छे से बात करते हैं। देखो सबसे पहले आप इसमें याद रखेंगे, हिंदू और मुस्लिम को संहिताबद्ध इनने किया था, क्लियर, इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ इनने कर दिया था, और देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति इनने अपनाई थी, बिल्कुल, है ना। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस वायसराय ने, सॉरी किस गवर्नर जनरल ने भारत में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था, है ना। देखो इनने 3 चीजों का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था, ऐसा जैसे कहा जाता है, चार्ल्स विल्किंसन द्वारा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, चार्ल्स विल्किंसन द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, किसका सर, गीता व हितोपदेश। और सर किसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया था इनने, मैंने अभी आपको बताया किसका करवाया था बच्चों, ये करवाया था इनने अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। याद रखना इनने सर अंग्रेजी अनुवाद क्यों करवाया था, क्योंकि भारत का इतिहास इतना ज्यादा वर्चस्व रहा है, इतना ज्यादा गौरवशाली रहा है कि अंग्रेज भी उसको पढ़ना चाहते थे, तो पढ़ने के लिए उन्होंने पहले अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, फिर पढ़ा, क्योंकि उनको राज ऐसे व्यक्तियों पर करना था जिनके खून में महाराणा प्रताप का खून दौड़ रहा था। तो याद रखना ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा उनके बारे में सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो वही नीति यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनाना स्टार्ट कर दी थी। हमारे जो ग्रंथ थे, हमारी जो पिछली वाली ऐसे बोल सकते हैं पहले वाली जो हमारी कृतियां देखने को मिल जाती हैं, उनको इन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, और भारतीयों के बारे में जाना, ये कितने ज्यादा जैसे बोल सकते हैं कि साहसी थे, क्या क्या इनके इतिहास के बारे में रहा है, ताकि आगे उनको हम पर रूल करने में वो चीजें काम आए, क्लियर। चलो याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में कहां पहुंचा, इंग्लैंड पहुंचा, तो उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और 1795 से सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन 2 बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा सर किसने दिया, तो किसने दिया था सर, वॉरेन हेस्टिंग ने। देन बनता है सर हाँ इस पर किस बंगाल के गवर्नर जनरल पर वापस जाने के बाद अपने देश में महाभियोग लाया गया, महाभियोग चलाया गया, तो कौन था सर, वॉरेन हेस्टिंग ही हमें देखने को मिल जाता है। चलो आगे देखते हैं सर कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का जो हमने देखा था सर, जो 1786 से 93 तक थे, और सर 1805 में फिर से आए थे, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले याद रखना, देखो दो हमने तुम्हें युद्ध देखे थे, कौन कौन से युद्ध थे सर, पहला देखा था प्रथम मराठा युद्ध, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध देखा था, मंगलौर सालबाई की संधि और मंगलौर की संधि, दोनों में कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे सर कॉर्नवालिस। देखो एक सेकंड रुकना, कॉर्नवालिस के टाइम पे आपको क्या देखने को मिल जाता है सर, 2 युद्ध तो हो गए, तो सर तीसरा युद्ध याद रखना,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसके समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। याद रखना इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हो जाएंगी सर? सबसे पहले तो कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करा, इजी क्वेश्चन है, वहां पर बन जाएगा तो आप नॉर्मल लगा सकते हो, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। क्या था सर? न्यायिक विभाग का राजस्व पृथक्करण और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। क्लियर? याद रखना बच्चों, इनने क्या करा था? न्यायिक विभाग का जो राजस्व विभाग है उससे अलग कर दिया था और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था। क्लियर? चलो आगे याद रखना बच्चों, बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करी थी इनने, है ना? बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करी थी और भारत में नागरिक सेवा का जनक, है ना, नागरिक सेवा का जनक यही कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा प्रशासन का यूरोपीयकरण कह सकते हैं या फिर तथा सिविल सेवा का प्रारंभ। पूछा जाता है पीएससी में, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करी, या फिर सिविल सेवा का जनक या फिर नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कौन सा गवर्नर जनरल था सर? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है? और याद रखना पुलिस व्यवस्था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, का भी जनक कौन माने जाते हैं? कॉर्नवालिस माने जाते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में है। तो कॉर्नवालिस में क्या क्या याद रखोगे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय ये क्या थे बच्चों? हमारे चल रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर याद रखना बच्चों, इन्हें कॉर्नवालिस संहिता लेकर आए थे, न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से अलग करा था। देन इसके बाद क्या करा था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक और पुलिस व्यवस्था के जनक भी कौन माने जाते हैं? कॉर्नवालिस माने जाते हैं। एकमात्र वायसराय है बच्चों, याद सॉरी एकमात्र क्या है? गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनता है। यहां तक हमने कॉर्नवालिस को समझा, कॉर्नवालिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहां पर देखे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सर जॉन सोर। जॉन सोर के बारे में आपको सिर्फ एक चीज इनके बारे में याद रखनी है। क्या सर? यहां पर आपको याद रखना है हस्तक्षेप की नीति अपनाई, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के प्रति उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया। याद रखना जॉन सोर के समय 1793 का चार्टर एक्ट आया था। ईयर याद रखो 93 से 98, सबसे पहले जॉन सोर। फिर इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज याद रखना सर, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति पूछा जाता है, हस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? किसने अपनाई थी सर? ये अपनाई थी सर जॉन सोर ने, है ना? जॉन सोर, आप इसमें नाम आराम से याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन सोर के बाद एक और वायसराय देखने को मिल जाता है जिसका कार्यकाल काफी काफी कम था, लेकिन इसके कार्यकाल में घटनाएं बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली थी। वो था बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत का क्या था सर? भारत का देखने को सॉरी बंगाल का देखने को जाता है गवर्नर जनरल। क्लियर? ये चीज देखने को मिल जाएगी। फिर याद रखना बच्चों सबसे महत्वपूर्ण, यह स्वयं को क्या कहता था सर? बंगाल का शेर कहता था। स्टार लगा लो। बंगाल का शेर वाला क्वेश्चन इतनी बार आया है, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस देते हैं, डलहौजी दे देते हैं और वेलेस्ली देते हैं, तो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है डलहौजी और वेलेस्ली में। याद रखना है बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं कहा था सर, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा, है ना? किसने कहा था? किसको कहा जाता है या कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, है ना? लॉर्ड वेलेस्ली था। क्लियर रखना इस चीज को। चलो आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले वेलेस्ली ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है क्या है सर? इसने वेलेस्ली की सहायक संधि जो कब लागू करी थी सर? जैसे ही ये गवर्नर जनरल बनकर आया था, इसने 1798 में सहायक संधि अपना जारी कर दी थी। याद रखना क्या था सर उसका नाम? वेलेस्ली की सहायक संधि इसको कहा जाता है, सहायक संधि नीति। और उसमें पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य सबसे पहले किसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे बच्चों? हैदराबाद ने किए थे। क्लियर? हैदराबाद ने किए थे। इसी के काल में हमने क्या देखा सर? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध देखा, है ना? और टीपू सुल्तान इसी के काल में मारा गया था और इसने अपने मैसूर, तंजौर, अवध का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। क्वेश्चन बनता है अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासन काल में मैसूर, तंजौर, अवध का प्रशासन अपने हाथों में लिया? तो कौन था बच्चा? वेलेस्ली। ये देखने को मिल जाएगा। बसीन की संधि,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सब इसी के काल में हमें देखने को मिले थे। लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो सहायक संधि हमने पढ़ लिया, और साथ टिपू सुल्तान का मरने के टाइम पे या उनकी हत्या के टाइम पे कौन था, वलेजली था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है सर, 1799 में प्रेस पर सेंसर इसने लगाया था, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली घटना मानी जाती है। क्लियर, याद रखना सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, आपको लिटन रिटर्न वाला आपको कुछ याद आ रहा होगा, वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे। कौन आए थे, लिटन लेकर आए थे, रिटन ने उनको हटा दिया था। लेकिन यहां पर बच्चा हम देखेंगे कि सबसे पहले ये दिमाग में भी कौन लेकर आया कि प्रेस को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये लेकर आए थे, या फिर सबसे पहला प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली थे, जो अपने आप को क्या कहते थे, बंगाल का शेर कहलाना बच्चों पसंद करते थे। चलो, इसके अंतर्गत अब संपादक मुद्रा व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था। सभी प्रकार के तत्व एवं प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। क्लियर, इसमें आप क्या करते थे, जैसे मैंने मेरा कोई अखबार निकाला, तो अगर वहां पर जो एडिटर है उसने अपना नाम लिखा होना जरूरी था, और संपादक का मुद्रक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। बल्लेजली ने ऐसा पहले कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लेख लिखे जा रहे थे, गुमनाम लेख लिखे जा रहे थे, और सरकार के गवर्नमेंट के खिलाफ थे। चलो आगे देखें हम सर, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेज ने लाल किले पर कब्जा किया, और ऑक्टर लोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। ये स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बार बार मुझे नहीं लगता अभी तक पूछा गया, लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि किसके लिए। सबसे पहले तो कार्यकाल किसका चला था जब लाल किले पर आधिपत्य स्थापित किया था, तो वेलेस्ली था। लेकिन किसको लिए भेजा था, लॉर्ड लेक को भेजा था, कहां पर, लाल किले पर कब्जा करने के लिए। देन इसके बाद याद रखना जो ऑक्टर लोनी था, ऑक्टर लोनी लाल किले का पहला क्या बना था, ब्रिटिश रेजिमेंट बना, है ना, ब्रिटिश रेजिडेंट बना था। 1802 में एम्सन्स की संधि के तहत इसने पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को दे दिया था। क्लियर है, याद रखना इसकी देखो, कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1808 में सिविल सेवकों की प्रशिक्षण हेतु उसने की थी, लेकिन 1802 में इसकी बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया, इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया था। क्लियर है, चलो आगे बढ़ने से पहले आपको चीजें बता दूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑफर अभी चल रहा है, ऑफर एक्सटेंडेड हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड बच्चों की आ रही थी कि सर ये ऑफर एक्सटेंड कर दीजिए, हमें सब्सक्रिप्शंस लेना है। तो सब्सक्रिप्शन पे कैसा क्या चल रहा है बच्चों, देख लो। सबसे पहली बात तो है 20% ऑफ है सीधा। क्लियर, और मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, मतलब कि आपको सिर्फ 10,119 रुपए, 10,119 रुपए में कितने महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सर, 18 महीने का, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जो आप अगर नॉर्मल पे करते तो नॉर्मल सर 12,659 रुपए 49 रुपए पे आपको करना पड़ता, और सिर्फ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता। सर ये अगर हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोड कौन सा यूज करेंगे, तो कोड यूज करना बच्चा RRMPPSC। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे आपको तुरंत ही 20% डिस्काउंट के साथ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। याद रखना लास्ट डेट क्या है, 31 है ना, याद रखना 31 जून के बाद ये सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो जो भी प्यारे बच्चे मेंस में मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो आराम से सब्सक्रिप्शन लीजिए और अनअकैडमी पर आइए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी, और बिल्कुल आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत बढ़िया टीचर वहां पर हैं, आपका जरूर बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, बहुत अच्छा एग्जाम निकलेगा, जरूर एग्जाम जरूर आपके क्लियर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर, अंतिम प्रहार 45 दिन का क्रैश कोर्स चालू कर दिया गया है अंतिम प्रहार के रूप में। इसमें बच्चों एमपीपीएससी मेंस के लिए 21 के लिए बहुत बढ़िया टीचर्स के साथ मेंस स्टार्ट कर दिया गया है, एक कदम सफलता की ओर। बहुत बढ़िया आपको टीचर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं सर, लक्ष्य बैच आपको पता है एमपी पुलिस एसआई के लिए चल रहा है, और सर यहाँ पर आरंभ बैच प्रीलिम्स और मेंस के लिए बच्चा, प्रीलिम्स और मेंस के लिए 2023 के लिए याद रखना एक बैच स्टार्ट हुआ है आरंभ 2023, है ना। याद रखना कोड यूज करोगे RRMPPSC, जैसे ही सर ये आप कोड यूज कर लोगे RRMPPSC, तुरंत ही आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा 20% प्लस 6, है ना, 20% का डिस्काउंट और 6 मंथ का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। हार बिल्कुल नहीं मानेंगे हम, ठीक है। चलिए प्रगति जो एमपीटीटी वर्ग 1 के लिए बैचेस देखने को मिल रहे हैं बच्चों, कंप्लीट बैच, कंप्लीट बैच अगर आप देखना चाहें तो 2499 रुपए में,
काफी कम प्राइस में बढ़िया बैच आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद याद रखना इन्हें सेक्शनल भी हमने बैचेस देखने को मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा बच्चा। हिस्ट्री का 1299, ज्योग्राफी का 1299, ये सब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपको बैच देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट कब से हुआ है? 8 मई से स्टार्ट हुआ है बच्चा। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाता है। याद रखना 3 मंथ का ये बैच है। मात्र कितने रुपए में सर? 2499 में। आप कोड कौन सा यूज करोगे? RRMPPSC, ठीक है। इस कोड के साथ आपको और ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, आपके फेवरेट एजुकेटर के साथ इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी एन अकेडमी का एडवांटेज आपको पता ही है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, कहीं पर भी पढ़ने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर एंड इन्फ्लुएंसर्स, टू गेट द एक्सेस द बेस्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल्स फ्री देखने को मिल जाता है, अनलिमिटेड क्विजेस एक्सेस देखने को मिल जाता है, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं प्लस में, तो कोड याद रखेंगे क्या हो जाएगा? RRMPPSC। क्लियर? इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सीधा सीधा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चल आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना सर, बेल्लोर का सर जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके काल में गवर्नर जनरल कौन थे सर? जॉर्ज बार्लो देखने को मिल जाते हैं ना। चलो, मिंटो प्रथम तो आपने याद ही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि देखने को मिली है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि देखने को मिली है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था सर? लॉर्ड मिंटो था। 1807 से 13 तक रहा था, लगभग 6 वर्ष ये गवर्नर जनरल रहा था। क्लियर है? और सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि भी इसी ने करी थी। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि सिंध ऐसा दे दिया गया था लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के समय कौन कौन सी चीजें देखने को मिली। वहां पर एक बार ऑप्शन में क्या था? सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। क्या इसने की थी? सही है नहीं? ऐसी चीजें उसमें देखने को मिली थी। याद रखना ये कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। चलो आगे अगर बात करें सर, लॉर्ड हेस्टिंग, इनका कार्यकाल 10 वर्षों का था। 1813 से 1823 तक का कार्यकाल था। सबसे पहले बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय। तथा सुगौली की संधि, सुगौली की संधि बार बार पूछी जाती है, ईयर पूछा जाता है। अगर हेस्टिंग का कार्यकाल आपको पता है तो एलिमिनेट करके आप ईयर भी बता सकते हैं इनके क्वेश्चंस का। क्लियर है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध बिल्कुल हेस्टिंग के समय। और सर सुगौली की संधि, क्या सर? सुगौली की संधि देखने को मिल गई थी हमें, कब देखने को मिली थी? 1813 में बच्चा देखने के लिए मिल गई थी। क्लियर? इसके बाद याद रखना सुगौली की संधि के बाद, ये सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्केश ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दे दी थी। क्लियर? कौन सी उपाधि दी गई थी सर? मार्क्वेश ऑफ हेस्टिंग्स, है ना। याद रखना बाकी चीज इसमें क्या क्या आपको महत्वपूर्ण है। 1817 में कलकत्ता में, याद रखना बच्चों, इसने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना इसी काल में हुई थी, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। और पिंडारियों का दमन और पेशवा की समाप्ति, ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जाता है सर। पिंडारियों का दमन किसने कराया था? कौन जाना जाता है पिंडारियों का दमन करता? तो कौन था सर? लॉर्ड हेस्टिंग था। और सर याद रखना पेशवा पद, जो मराठाओं में पेशवा का पद था, उसकी समाप्ति भी किसने कर दी सर? लॉर्ड हेस्टिंग ने करी थी। क्लियर? रैयतबाड़ी जो व्यवस्था है वो इन्हीं के कार्यकाल में देखनी थी, 1820 में। क्लियर? लागू कहां पर हुई थी बच्चों? मद्रास के गवर्नर टॉमस मुंडो द्वारा 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में सबसे पहले लागू की गई थी रैयतबाड़ी व्यवस्था। क्लियर? चलो, मद्रास के साइड में लागू की गई थी। और 1800 देखो, महालवाड़ी व्यवस्था भी इन्होंने शुरू कर थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मल्हालवाड़ी व्यवस्था, सब लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत करी थी। क्लियर है? और काश्तकारी अधिनियम जिसको कहा जाता है सर टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट बंगाल में कब लाया था? 1822 में लाया गया था। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही द्वारा लाया गया था। तो सबसे पहले याद रखोगे आंग्ल नेपाल युद्ध, हेस्टिंग के ये क्या क्या याद रखोगे? आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि, सर याद रखना इसको। इसके बाद रखना हिंदू कॉलेज की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुई थी। पिंडारियों का दमन, पेशवा पद की समाप्ति, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मल्हारवाड़ी व्यवस्था, और सर काश्तकारी अधिनियम या फिर टेनेंसी एक्ट, सभी ये चीजें देखने को मिलती है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखने को मिलते सर लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। याद रखना प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था वो यादवों की संधि से समाप्त हुआ था। कार्यकाल में कौन थे? यहां पर देखने को मिल गए थे सर लॉर्ड एमहर्स्ट क्या थे? गवर्नर थे।
गवर्नर जनरल थे और बैरकपुर सैन्य विद्रोह भी इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिला था। महत्वपूर्ण है, बैरकपुर सैन्य विद्रोह याद रखना, लॉर्ड एमहर्स्ट चल रहे थे, एमहर्स्ट। क्लियर। चल आगे बात करते हैं सर विलियम बेंटिक। तो बच्चा बार बार आपने जब भी सुना होगा कि सती प्रथा, भारत में सती प्रथा पर रोक किसके कार्यकाल में लगी थी या ठगी प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था, तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको याद ही रखा जाता है सर, बेंटिक, अच्छा वो सती प्रथा वाला, इस तरीके से इसको याद रखा जाता है। क्लियर। तो देखो सती प्रथा पर रोक 1829 ईयर याद रखोगे। कब से कब तक रहा था, सबसे पहले देखो 5 साल ही रहा था, 1828 से 1833 तक बेंटिक रहा था, विलियम बेंटिक। और याद रखना बच्चों, ठगी प्रथा का अंत इसने करवाया था 1830 में। किसके जो अभियान किसके नेतृत्व में चलाया था, अभियान चलाया था सर कर्नल श्लीमैन के नेतृत्व में। क्लियर। फिर देखो सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत 1833 के चार्टर के 1887 की धारा के तहत योग्यता कोई सरकार का आधार बना लिया गया था। ये सारी चीजें देखिए। कॉर्नवालिस जो इसने करवाया था बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। और याद रखना इसमें ज्यादा चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सती प्रथा याद रखो, है ना। ठगी प्रथा का अंत किसके नेतृत्व में करवाया था, कर्नल स्लीमैन के। क्लियर। फिर याद रखना बच्चों, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में करी गई थी। क्लियर। विलियम बेंटिक 1828 से 33 के समय देखने को मिल गए थे। फिर देखो अब आया सर, कहां पर आ गया सर, भारत का गवर्नर जनरल। अभी चल रहा था बेंटिक। देखो अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जो कौन था सर, विलियम बेंटिक था। कौन था सर, विलियम बेंटिक। और इसी के कार्यकाल में क्या देखने को मिल जाएगा सर, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हमें देखने को मिल जाएगा क्या सर, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। जब एक पद की समाप्ति हुई थी, पद पर व्यक्ति सेम था, तो वो दोनों चीजें लेकर आएगा, अंतिम और प्रथम दोनों लेकर आएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ है और भारत का पहला गवर्नर जनरल, है ना, पहला गवर्नर जनरल यही देखने को मिल गया। क्लियर। तो याद रखना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बना था सर, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। पहली चीज आप इसके बारे में याद रखोगे। कार्यकाल 1828 से स्टार्ट हुआ था, 33 तक इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। तो फिर सर 33 से 35 तक इसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल संभाला था। क्लियर। यस और नो, चैट बॉक्स में जरा यस कर दीजिए, चैट बॉक्स में जरा थम्स अप कर दे सभी बच्चे। अब हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से निकलकर भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे। पहला कौन हो गया सर, विलियम बेंटिक देखने को मिलता है। चलो याद रखना बच्चों, इसने विधि आयोग का गठन किया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि आयोग का गठन, लॉ कमीशन का इसने गठन किया। किसने सर, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और शिक्षा संबंधी सुधार हेतु अंग्रेजी भाषा को उस शिक्षा माध्यम के बढ़ाए जाने की इसने बहुत ज्यादा घोषणा करी थी, है ना। और कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को कछार की रियासतों को विलय कर दिया था। अफीम के व्यापार को भी नियमित किया था। इसके बारे में याद रखना, विलियम बेंटिक के बारे में अपन पहले भी देख चुके हैं सर, क्या है, सती प्रथा वाला हो गया, ठगी प्रथा वाला हो गया, बंगाल का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल का अंतिम हो गया। और सर क्या, विधि आयोग का गठन भी इसी के कार्यकाल में देखने को मिल जाता है। क्लियर। विलियम बेंटिक की यहीं पर अपन समाप्ति करते हैं। आगे देखो मैटकॉफ। मैटकॉफ के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये 1-2 साल के लिए आया था, 35 से 36 का इसका कार्यकाल रहा था। और कब से कब तक देखने को मिला था बच्चों, याद रखना, भारत की प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड मैटकॉफ को। तो ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिला होगा, भारत की प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में कौन जाना जाता है, मैटकॉफ। क्लियर। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। इसके बाद आए थे सर लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 42 तक हमें ये देखने को मिले थे क्या, भारत के गवर्नर जनरल, है ना। तो याद रखना प्रथम आंग्ल में अफगान युद्ध के समय ये थे। भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का इन्हें क्या रखा था सर, निर्माण या पद्धति का विकास इन्हें करा था, निर्माण कार्य इन्हें करा था भारत में शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का। क्लियर। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति सबकी इन्हें बात करी थी लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज आप याद रखना, शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी का नाम बदलकर क्या कर दिया था सर? जीटी रोड कर दिया था, जो अभी भी चलता है ना दिल्ली में, जीटी रोड। वो नाम चेंज किसने करा था सर? लॉर्ड ऑकलैंड ने करा था। किसने करा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने करा था। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में यही रखना, जीटी रोड वाली बात याद रखना। भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का इन्होंने क्या करा था सर? विकास करा था। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे सर लॉर्ड एलनबरो। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये नाम है। क्लियर? सबसे पहले आप याद रख क्या रखोगे? लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल। तो कार्यकाल हमने देखा था सर 1842 से 44 तक हमें कार्यकाल देखने को मिला था। इसके साथ आप क्या याद रखोगे? याद रखोगे ओल्ड मैन इन हरी, है ना? ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम का उपनाम, है ना? याद रखना ओल्ड मैन इन हरी उपनाम इनका देखने को मिल जाता है। क्लियर? क्लियर? बिल्कुल याद रखना, उपनाम इनका याद रखना ओल्ड मैन इन हैरी। और सिंध का विलय भी इन्हें कर लिया था 1842 में। ओल्ड मैन इन हैरी आप बहुत अच्छे से नाम याद रखोगे। और सर जो दास प्रथा है, देखो ठगी प्रथा अपन देख कर आए थे अभी, ठगी प्रथा के बाद अपन क्या देख कर आए थे? अपन देख कर आए थे सती प्रथा। ठीक है, ये दोनों अपन ने देख लिया था। कौन सर? बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। लेकिन ये दास प्रथा याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दास प्रथा का अंत किसने करा था? दास प्रथा का अंत करा था बच्चों, याद रखना किसने? ये करा था आपके एलन बरो, है ना? एलन बरो ने दास प्रथा का अंत करा था। ये चीज याद रखना 1843 में। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। और थॉमस योजना, कभी कभी मेंस में क्वेश्चन बन जाता है कि थॉमस योजना किस चीज से संबंधित है, या फिर सीधा सीधा दे दिया थॉमस योजना और 3 नंबर में आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे सर? ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमस योजना का गठन कर दिया गया था, प्रस्तुत की गई थी। कब करी गई थी? ये 1843-44 में करी गई थी। और किसके कार्यकाल में करी गई थी? कार्यकाल था सर एलन बरो का, है ना? एलन बरो का कार्यकाल हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं? चैट बॉक्स में थम्स अप करेंगे सभी बच्चे, फटाफट थम्स अप करो। आगे देखते हैं। आगे याद रखना लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। हॉर्डिंग प्रथम में आप ज्यादा कुछ याद मत रखना, बहुत अच्छे से सिर्फ एक चीज याद रखना। खोंड जनजाति थी ना वहां पर नरबली प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। मनुष्यों की बलि दी जाती थी, नरों की बलि दी जाती थी, तो उस पर रोक लगाई थी, है ना? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम याद रखना नरबली प्रथा, नरबली प्रथा पर रोक लगा दी थी। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कम समय के लिए सिर्फ 6 वर्ष का कार्यकाल इनका देखने को मिला था लॉर्ड डलहौजी का भारत में। लेकिन 6 वर्ष के कार्यकाल में, 8 वर्ष के कार्यकाल में, सॉरी 8 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारी चीजें भारत में डेवलप कर दी थी। डेवलपमेंट काफी कर दिया गया था, और बाकी चीजें भी हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं बच्चा लॉर्ड डलहौजी। एक बार चैट बॉक्स में बताइए सब चीजें क्लियर हो रही हैं? यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वनडे एग्जाम्स में, पीएससीज में, यूपीएससी में, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आराम से बताइए ये चीजें क्लियर हैं? चलिए बढ़िया। क्लियर? आगे बढ़े, है ना? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। क्लियर? या फिर चैट बॉक्स में मुझे बता देना, तो मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करते हैं, से चलूंगा। चलो आगे बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले कार्यकाल याद रखना 1848 से 56 तक। क्लियर? अब देखो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, और पंजाब का कंपनी का विलय हो गया था, और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और लोअर वर्मा का पेगू का अधिकरण, सब इस चीज में इन्हीं का कार्यकाल हमें देखने को मिला था। क्लियर? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना अपन, है ना? और पंजाब का कंपनी में विलय, पंजाब साम्राज्य का। क्लियर? चलो चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति देखने को मिली थी इन्हीं के कार्यकाल में थे 1864 में। व्यक्तिगत नीति, है ना? व्यक्तिगत नीति जिसको कहा जाता है आपका, इसको क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत नीति, बिलप नीति, है ना? ऐसा कुछ कहा जाता है बिलप नीति। तो व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू इन्होंने करा था, किसकी? डलहौजी की, डलहौजी की, है ना? डलहौजी की याद रखना। व्यक्तिगत नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने किसका विलय करा था? विलय नीति के अंतर्गत किसका विलय करा था? याद रखना, हाँ विलय नीति कहा जाता है डलहौजी की विलय नीति। इसके अंतर्गत विलय कहा था किसका? सतारा का। सतारा याद रख लेना 1848 में इसका विलय किया गया था। फिर जयपुर और फिर संबलपुर। याद रखना ये क्रम पूछा जाता है, यूपीएससी ने एक बार सीधा सीधा क्रम दे दिया था कि कौन कौन से टेरिटरीज का, या कौन कौन सी भारत की डायनेस्टीज का, या कौन कौन से क्षेत्र का विलय कौन कौन से वर्ष में देखने को मिला डलहौजी की विलय नीति के तहत। सबसे पहला कौन सा था? सतारा था। फिर देखने को मिला जयपुर, संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर अवध। लास्ट में बच्चों अवध को 1856 में
कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसमें बता, 1856 में अवध को मिला लिया गया था। क्लियर। और सर किसको मिलाने के बाद वापस कर दिया गया था? मिलाने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में वापस कौन किस रियासत को कर दिया था सर? करौली को। करौली रियासत बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसको बच्चों मिला तो दिया था डलहौजी ने, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमें देखने को जाता है बीओसी, उसके अंतर्गत मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। डलहौजी को बोला गया था कि आपने जो काम है वो सही नहीं करा है, आपको वापस इसको सुधारना होगा। क्लियर। तो आप करौली याद रखना। फिर याद रखना, देखो अवध का विलय तो इसने कर लिया था सर 1856 में, तो किसकी रिपोर्ट के आधार पर करा था सर? आउटरम की रिपोर्ट। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था अवध में। कुशासन के आरोप का लगाकर ही इसको क्या कर दिया गया था बच्चों? याद रखना, मिला लिया गया था। किसमें? बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। जब यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कौन चल रहा था? गवर्नर जनरल चल रहा था सर लॉर्ड डलहौजी। क्लियर। लॉर्ड डलहौजी चल रहा था। इसी के कार्यकाल में बच्चों 1853 में बंबई में थाने और बंबई एवं थाने के बीच में क्या देखने को मिली सर? 1853 में रेल देखने को मिली। यहां पर ही रेल का विकास हमें सबसे पहले देखने को मिल गया था, बंबई से कहां से सर? ठाणे के बीच में। क्लियर। चलो 1853 वर्ष याद रखना। डाकघर अधिनियम इसने पारित किया था 1864 में। क्लियर। बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आया था 1858 में, 1856 में। सिक्किम को भारत में मिला लिया था, है ना? सिक्किम को भारत में इसी ने मिलाया था, डलहौजी ने। याद रखना, लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था उसकी गठन करी गई थी बहुत अच्छे से। गंगा नहर का निर्माण इसने शुरू करवा दिया था। पंजाब में बारी दोआब में 2 नहरों का निर्माण इसने करवाया था। बंगाल के लिए उप गवर्नर इसने बनाया था। बहुत सारी चीजें बच्चों देखने को मिली थी। 1854 में ही शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया था। इसने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसी के कार्यकाल में आया था वुड डिस्पैच। क्लियर। वुड डिस्पैच याद रखना, इसी के कार्यकाल में आया था। इसको क्या कहा जाता है सर? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर। और इसने क्या कहा था? प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही निजी क्षेत्रों में भी शिक्षा की निवेश की अनुशंसा इसने करी थी। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया, वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। और डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया गया था। तो डलहौजी तो एक ऐसा वायसराय ऐसा भारत का गवर्नर जनरल देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बहुत सारी चीजें याद रखना है। क्लियर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, एक बार खुद से नोट कर लेना महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने जो जो इसमें बताए हुए। क्लियर। और पीडीएफ आपको कहां देखने को मिलेगी? रजत रिछारिया अनअकैडमी आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी इस लेक्चर की। क्लियर। चल इसके बाद देखते हैं सर कैनिंग। कैनिंग का सिर्फ एक ही काम हम याद रखेंगे, कैनिंग 1858 से 57 तक देखने को मिला था इसका कार्यकाल। बाद में भी देखेंगे बच्चा, बाद में भी देखेंगे, लेकिन 1856 से 57 के कार्यकाल में जब ये क्या था सर? भारत का गवर्नर जनरल का कौन था सर? गवर्नर जनरल था। तो याद रखना उस कार्यकाल में इसने क्या करा बच्चों? क्या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। दूसरी याद रखना 1857 का विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह देखने को मिल जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिल जाता है 1857 का, वो किसके समय में हुआ था सर? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। जब ये कौन थे सर? भारत का गवर्नर जनरल चला, तो अंतिम गवर्नर जनरल हो गए सर। इसके बाद क्या हुआ? 1857 के बाद कंपनी का शासन आ गया। कंपनी के शासन के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या बोल दिया गया सर? वायसराय बोल दिया गया। ठीक है। तो यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हो गए सर, और भारत के प्रथम वायसराय भी देखने को मिल गया। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब हम देखते हैं सर वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। यस और नो? चलो बढ़िया, आगे बात करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम के कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी बच्चे इस अधिनियम के तहत, और शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण किसके हाथों में चला गया था? ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। मैंने अभी आपको बताया भारत का प्रथम वायसराय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, स्टार लगाओ। किसके कार्यकाल में या फिर कौन लेकर आया? ये लेकर आए थे सर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेकर आए थे सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। क्लियर। ये चीज आप इसमें याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें नील विद्रोह इन्हीं के टाइम पर हुआ था, श्वेत विद्रोह इन्हीं के टाइम पर हुआ था। नागरिक संहिता ये लेकर आए थे कॉर्नवालिस 1859 में नागरिक संहिता, नागरिक सिविल संहिता ये लेकर आए थे। भारतीय दंड संहिता 1860 में, आईपीसी जिसकी बात करी जाती है, कॉर्नवालिस ही लेकर आए थे। सॉरी कॉर्नवालिस नहीं, ये कैनिंग ही लेकर आए थे।
फिर याद रखना बच्चों, फौजदारी विधि संहिता भी कैनिंग लेकर आए थे, और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इन्हीं के अंतर्गत कार्यकाल में क्या हुआ था सर, पारित हुआ था। क्लियर? यस और नो? यस और नो? चलो आगे बात करते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की चीजें आप पढ़ लेना। क्लियर है? मैंने क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आया था, 1858 में। भारत का प्रथम वायसराय हो गया बच्चा। फिर क्या हो गया, नील विद्रोह हो गया, श्वेत विद्रोह देखने को मिल गया, सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल गई, है ना। फौजदारी विद्रोह, भारतीय दंड संहिता आईपीसी मैंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बताया, नागरिक संहिता 1859 वाली बताई। ये सारी चीजें कौन लेकर आए थे सर, लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे। आगे बात करते हैं। आगे याद रखना बच्चों, एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम का तो सिर्फ आपको ये की याद रखना है, क्या, वहाबी आंदोलन का दमन। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, वहाबी आंदोलन का दमन किसने करा, तो याद रखना एल्गिन प्रथम ने। किसने? एल्गिन फर्स्ट ने वहाबी आंदोलन का दमन करा। कुछ इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर याद रखना बच्चों, एल्गिन के बाद कौन आए थे, जॉन सोर। जॉन सोर का कार्यकाल रहा था 64 से 69, ना 1864 से 69 तक कार्यकाल देखने को मिल गया था। इन्हीं के समय भूटान का युद्ध देखने को मिला था, है ना। और इसी के समय उड़ीसा में 1866 में, बुंदेलखंड में, राजपूताना में, बहुत बुंदेलखंड राजपूताना में सब में बहुत ज्यादा भीषण अकाल पड़ा था, बहुत ज्यादा भीषण अकाल देखने को मिल गया था। याद रखना इनके कार्यकाल में क्या हुआ था सर, 1865 में बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना में देखने को मिली थी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, है ना, ये याद रखना इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिलते थे। आगे बात करें लॉर्ड मेयो, तो मेयो तो आप वैसे ही याद रखते हो, क्या याद रखते हो सर, मेयो के बारे में सबसे पहले याद रखते हो 1872 में भारत की पहली जनगणना, है ना। पहली जनगणना के साथ ही आप याद क्या रखोगे मेयो के बारे में, याद रखोगे आर्थिक विकेंद्रीकरण। भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको माना जाता है, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है सर मेयो को। और याद रखना बच्चों, यहां पर कृषि विभाग, भारत में कृषि विभाग की स्थापना किसने करी थी, लॉर्ड मेयो ने करी थी। क्लियर है? क्लियर है? और पोर्ट ब्लेयर में भैया इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। मेयो कॉलेज की स्थापना भी करी गई थी। वो सारी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखना मेयो के बारे में। देखो क्या क्या याद रखो, मेयो लिखो, 3 पॉइंट बनाओ। सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि पहली जनगणना हुई थी सर मेयो में, 1872 में मेयो ने करवाई थी। फिर याद रखना आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक भारत में कहा जाता है, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक, है ना। और कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने करी थी। भारत में कृषि विभाग की स्थापना उन्होंने करी थी जिनने पहले जनगणना करवाई थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं सर, मेयो के बाद देखने को मिला था लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक का कार्यकाल 4 वर्षों का था, 1872 से 76 तक हमें देखने को मिल गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिलती। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे बच्चों 75 से 76 के बीच में। क्लियर? तो जब वायसराय कौन, भारत की वायसराय कौन चल रहे थे, लॉर्ड नॉर्थबुक चल रहे थे। और अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को प्रोत्साहित इनने किया था। इनने बोला था लॉर्ड मेयो ने, आप कॉलेज बनाओ। किससे? सर सैयद अहमद खान से बोला था, सर ओरिएंटल कॉलेज आप बनाओ, हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, राशि प्रदान कर रहे हैं, जगह प्रदान कर रहे हैं। और बच्चों पंजाब में जो कूका विद्रोह देखने को मिला था, कूका विद्रोह का दमन भी किसने करा था सर, लॉर्ड नॉर्थबुक ने करा था। 3 चीजें याद रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, सैयद अहमद खान को सर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रोत्साहित करने के लिए राशि वगैरह दी गई थी, और पंजाब में कूका विद्रोह का दमन करा था लॉर्ड नॉर्थबुक ने। आगे बात करते हैं। आगे याद रखना बच्चों लिटन के बारे में जैसे आपको बताया था, क्या 1 पहले में बता कराया था, रिटर्न ने उसको वापस कर लिया था। तो वही चीजें हम धीरे धीरे इनके बारे में देखेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वायसराय देखने को मिलेंगे, थोड़े आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें इनके बारे में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो अभी तक चीजें समझ में आई तो चैट बॉक्स में थम्स अप करिएगा। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। फटाफट थम्स अप करें चैट बॉक्स में, फटाफट। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। देखो लिटन विख्यात कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, लेखक भी थे सर, है ना। साहित्य जगत में इनको याद रखना बच्चों, किस नाम से याद था, ओवन मेरेडिथ। किसके नाम से सर, ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना। कोई भी टीचर सारी चीजें नहीं बताता, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका आउट ना जाए, है ना। याद रखना ओवन मेरेडिथ के नाम से इन्हें जाना जाता था। 1878 के बीच बहुत बड़ा अकाल देखने को मिला, बंबई, मैसूर, हैदराबाद सारी जगह पर देखने को मिल गया था। तो इन्हीं के कार्यकाल में, लिटन के कार्यकाल में सर
स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की क्या कर दी गई सर, नियुक्ति कर दी गई थी। अकाल आयोग बनाया गया था 1800, कब बनाया गया था बच्चों, 1800 कब बनाया गया था बताओ जल्दी। यही सर 78 में देखने होता है स्ट्रेची आयोग, क्लियर याद रखना। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, क्लियर। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है 1878 में पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, है ना। और शस्त्र अधिनियम तो आपको पता ही है, लाइसेंसिंग एक्ट लागू कर दिया गया था, इसमें व्यापार के लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था शस्त्रों के लिए, है ना। और आंग्ल अफगान युद्ध, इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अंतिम आयु बढ़ाकर, अधिकतम आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी सर, बढ़ाई नहीं थी घटाई थी, 21 वर्ष से 19 कर दी गई थी। तो लिटन के बारे में बच्चा क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहले लिटन के बारे में आप याद रखोगे, इसका नाम क्या था सर, ओवन मैड्रिथ, ओवन मैरिडिथ के नाम से क्या लिखता था सर, कविता लिख देता। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, यहाँ पर याद रखोगे स्ट्रेची आयोग, अकाल के लिए स्ट्रेची आयोग बनाया था इसने, अकाल के लिए स्ट्रेची आयोग। फिर याद रखोगे प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार देखने को मिल गया था, है ना, बिल्कुल। महारानी विक्टोरिया आई थी, केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। फिर लिटन के बारे में क्या याद रखोगे, याद रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका ईयर भी पूछा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट कब 1878 में इसने जारी लगाया था, प्रेस पर प्रतिबंध। फिर इसने लाइसेंसिंग अधिनियम भी लाकर आया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम ये लेकर आया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम। ये सारी चीजें आप याद रखना किसके बारे में, लॉर्ड लिटन के बारे में आप याद रखोगे, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, लॉर्ड रिपन। इसके बाद आया था सर रिपन, भारत में स्वशासन का जनक, बार बार जिसको कहा जाता है सर, भारत में स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। देखो जो यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे 1878 में, है ना, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लेकर आए थे, रिटन ने उसको क्या कर दिया था बच्चों, रद्द कर दिया था, है ना, बिल्कुल सर रद्द कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, क्लियर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, अफगानिस्तान से संधि करी थी, और कांग्रेस अधिवेशन में कहा है कि रिपन भारतीय वायुसेना में सबसे अधिक लोकप्रिय था। देखो याद रखना, मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी ने जब कांग्रेस का अधिवेशन देखने को मिला था 1909 में, और तो उसमें एक बात कही थी मालवीय जी ने, क्या बात कही थी कि रिपन जो है ना भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, जितने भी भारत में वायसराय आए थे उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन था, रिपन था। भारत में सुशासन का जनक किसको कहा जाता है, और जो मैंने अभी आपको बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने रद्द करा था, बिल्कुल करा था सर। कारखाना अधिनियम 1881, इसका ईयर याद रखना, कारखाना अधिनियम इसी के कार्यकाल में देखने को मिला था। और याद रखना बच्चों, वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति का नियमीकरण कर दिया था, है ना। और स्थानीय स्वशासन का जनक इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव ये लेकर आया था 1882 में, क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। और शिक्षा, देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधारों की समीक्षा करने के लिए इसने कौन सा आयोग बनाया था बच्चों, हंटर आयोग, है ना, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग बना था 1885 में लॉर्ड रिपन ने। तो देखो यार बच्चा, सारी चीजों पर इन्हें काम करा था, इसलिए तो ये प्रसिद्ध थे बच्चों। प्रेस के ऊपर से जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए, स्थानीय स्वशासन पर बात करी गई, हंटर आयोग बना दिया गया शिक्षा के लिए, सब बात कर दी गई। नियमित जनगणना स्टार्ट कर दी गई 1881 में। याद रखना मेयो ने तो पहली प्रथम जनगणना करवाई थी, लेकिन जनगणना को नियमित किसने कराया था सर, रिपन ने करवाया था, है ना, रिपन ने करवाया था। फिर याद रखना बच्चों, जो फॉरेंस नाइटिंगेल देखने को मिल जाते हैं, इनने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। क्या कहा है सर, भारत का उद्धारक कहा है, किसने कहा है, फ्लोरेंस या फिर नाइटिंगेल, नाइटिंगेल जी ने क्या कहा है, रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। ये चीज याद रखना, रिपन के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से याद रखना। चलो आगे बात करते हैं। रिपन की बात है सर डफरिन, डफरिन का आपने सबसे पहले तो याद रखना, इन्हीं के कार्यकाल में पीएससी ने पूछा भी है क्या सर, इनके कार्यकाल में बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के कार्यकाल में हुई थी 18 दिसंबर 1885 में, क्लियर है ना। और बंगाल में टेनेंसी एक्ट ये लेकर आए थे, पंजाब में टेनेंसी एक्ट ये लेकर आए थे, और नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भी इन्हीं ने बनाया था। तो क्या याद रखोगे सर, डफरिन, डफरिन में सबसे पहले तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस याद रखोगे, कांग्रेस की स्थापना के समय यही थे। फिर याद रखना बच्चों, टेनेंसी एक्ट लेकर आए थे कहां पर, बंगाल में, और बच्चा कहां पर, ये पंजाब में लेकर आए थे, क्लियर। फिर इसके बाद याद रखोगे नागरिक सेवा, नागरिक सेवा के लिए एचिसन आयोग, है ना। ये जो चीजें इतनी सारी लिखी हुई है ना, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि नागरिक सेवा के लिए
कौन सा आयोग गठित किया गया या फिर एचिसन आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखना नागरिक सेवा से संबंधित है। बनाया किसने था? लॉर्ड डफरिन ने बनाया था। चल आगे बात करते हैं। दूसरा कारखाना अधिनियम कौन लेकर आया था? लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम अभी सबसे पहले कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे बच्चों, याद रखना कारखाना अधिनियम। पहला कारखाना अधिनियम कौन लेकर आया था? फटाफट देखो कौन लेकर आया था पहला कारखाना अधिनियम। चैट बॉक्स में मुझे आंसर करो फटाफट। पहला कारखाना अधिनियम मैंने बिल्कुल आपको बताया है, पहला कारखाना अधिनियम। चैट बॉक्स में फटाफट मुझे आंसर कर देना। अपन बात करते हैं, अभी तो बात कर रहे हैं बच्चा किसकी? दूसरे कारखाना अधिनियम की बात कर रहे हैं। क्लियर? पहला आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। देखो पहला कारखाना अधिनियम कौन लेकर आया था? लॉर्ड लैंसडाउन लेकर आए थे। और भारत परिषद अधिनियम जो 1892 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल इन्हीं के कार्यकाल में हमें देखने को मिल गया, है ना। और इन्हीं ने जो लैंसडाउन थे ना बच्चों, जो डूरंड रेखा देखने को मिल जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, है ना, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में देखने को मिल जाती है डूरंड रेखा। तो वहां पर जो डूरंड रेखा है, मतलब डूरंड आयोग बनाया गया था रेखा के लिए ही, भारत अफगानिस्तान सीमा के निर्धारण के लिए ही। किसके कार्यकाल में बना था? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में बनाया था। क्लियर? और अफीम आयोग का इन्होंने गठन किया था। अफीम आयोग का गठन भी इन्होंने किया था। ये 3-4 चीजें आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय की अगर हम बात करें बच्चा 1894 से 1894 से 98 तक देखने को मिल जाते हैं ना, 98 तक देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने क्या क्या करा था बच्चों? इसने घोषणा की कि हमने भारत की तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, है ना, याद रखना। एल्गिन द्वितीय ने बहुत बड़ी ये बात कर दी थी, बहुत बड़ी बात कर दी थी। चलो आगे बात करते हैं। पूना में प्लेग का प्रकोप इसी के कार्यकाल में देखने को मिला था। चापेकर बंधु द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या इसी के कार्यकाल में कर दी थी लॉर्ड एल्गिन प्रथम में। और सर अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन इसने करा था। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए ब्रेबी आयोग बनाया था। तो एल्गिन द्वितीय के बारे में आप क्या क्या याद रखोगे? एल्गिन सेकंड के बारे में याद रखोगे बच्चा। सबसे पहली बात क्या याद रखोगे? इसने ये बोला था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। क्लियर? और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जो चापेकर बंधु ने करती इसी के कार्यकाल में थी एल्गिन द्वितीय के। और लॉयल आयोग बनाया था बच्चों जांच के लिए। और भारतीय व्यय की जांच के लिए इसने ब्रेली आयोग बनाया था। क्लियर? ये 2 चीजें होगी, लॉयल आयोग और ब्रेली आयोग के समय था एल्गिन द्वितीय ने बनाया था। आगे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वायशाही देखने को मिल जाते हैं भारत के। क्लियर? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वायशाही देखने को मिल जाते हैं भारत के। देखो सबसे पहले याद रखना लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल सिर्फ 6 वर्षों का था। 6 वर्षों के कार्यकाल में बहुत सारे उल्टे काम करे हैं। ठीक है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो 1905 वाला जो आपने देखा था, भारत का जो बंगाल का जो विभाजन था उसके टाइम में देखने को मिल गए थे कर्जन, है ना, बंगाल के विभाजन में देखने को मिल गए थे। सबसे पहला उल्टा काम तो यही था मेरी नजरों में इनका। बिल्कुल। चलो अगर हम बात करें भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय का, है ना, इस वायसराय को सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता था भारत में। क्यों? क्योंकि भाई फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने, तो कैसे कोई पसंद करेगा। फिर याद रखना जो रोनाल्ड्स डे देखने को मिल जाते हैं। रोनाल्ड्स डे ने क्या करा था बच्चों? कर्जन की जीवनी लिखी, है ना। याद रखना कर्जन के कार्यों का उल्लेख को आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। याद रखना क्या कहा था सर? आधुनिक भारत का औरंगजेब। किसको कहा था सर? कर्जन को कहा था। किसने कहा था? गोखले ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले की यहाँ पर बात करी जा रही है। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था, है ना, जो सीबीआई वगैरह रॉ वगैरह है, उसकी स्थापना किसने करी थी? कर्जन ने ही करी थी। 1899 में भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित कर दिया था। कितना था सर? 1 पाउंड उस टाइम पे 15 रुपए के बराबर था, है ना। पाउंड को भारत में मान्य किसने घोषित करा था? लॉर्ड कर्जन ने करा था। बिल्कुल। अगर हम बात करें 1900 में पंजाब भूमि अनक्रामण एक्ट पारित किया था, जिससे किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास ना जाए। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधारित जनगणना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जातिगत आधारित जनगणना किसने लागू करी थी सर? ये करी थी लॉर्ड कर्जन ने लागू। किसने लागू करी थी बच्चा? लॉर्ड कर्जन ने जातिगत आधारित जनगणना सबसे पहले करवाई थी, है ना, सबसे पहले करवाई थी लॉर्ड कर्जन ने। बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम बात करें
फिर अगर हम बात करें, इनने सर पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। 1909 में फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया, है ना। मैकमोहन रेखा इनने बनवा दी फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया था, जिस भारत का सरकारी नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ा दिया था। बच्चों याद रखना, इसने एक पुलिस आयोग बनाया था। पुलिस आयोग का गठन करा था बच्चों का 1902 में। 1902 में पुलिस आयोग का गठन करा था, है ना। प्रशासन के आधार पर कौन सा, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, है ना, पुलिस आयोग का इसने गठन कर दिया था। ये चीज याद रखना। विश्वविद्यालय आयोग बनाया था बच्चों टॉमस रेले की अध्यक्षता में। और याद रखना बच्चों, मनकीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग बना था। इस आयोग बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा। अगर हम बात करें सबसे पहले देखो कौन कौन सा आयोग बना। देखो कर्जन ने पुलिस आयोग बनाया। कौन सा आयोग बनाया सर, पुलिस आयोग बनाया कर्जन ने। कौन सा आयोग का नाम क्या था सर, नाम देखने को मिल जाता है, या फिर अध्यक्ष कौन थे, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग आया। फिर एक और आयोग देखने को मिला सर, विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा सर, विश्वविद्यालय आयोग। किसकी अध्यक्षता में देखने को मिला, ये था सर टॉमस रेले, है ना। टॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या देखने को मिला था हमें, विश्वविद्यालय आयोग। फिर याद रखना बच्चों, इनने एक सिंचाई आयोग बनाया था। किसकी, मानकीफ की अध्यक्षता में क्या बनाया था, एक सिंचाई आयोग बनाया था। और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की तो इन्हें स्थापना कर दी। आयोग बहुत अच्छे से याद रखना, है ना, आयोग बहुत अच्छे से याद रखना। औरंगजेब को, सॉरी, आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा था कर्जन को, ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर देखो प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में लेकर आया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर्जन ने करी थी, है ना। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन करा था। क्लियर, बहुत अच्छे से याद रखना। बंगाल विभाजन 1905 आपको याद ही, यानी कि कार्यकाल में हुआ था कर्जन के कार्यकाल में। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने 1905 में त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकृत एवं निरंकुश शासन का हिमायत था। वो बोलता था केंद्र के पास पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा था, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। उसने ये बात कही थी। याद रखना किसका स्टेटमेंट था ये, कर्जन का ही स्टेटमेंट था। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए उसने कहा था कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूंगा। और कांग्रेस पर व्यय करते हुए उसने कहा था, कांग्रेस अब मरणशील है, मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, पीएससी बहुत जोर देती है स्टेटमेंट्स पर, तो आप ये स्टेटमेंट्स याद रखना है कर्जन के तीनों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें मैंने बता दी हैं। आराम से अपने नोट उठाइएगा, अपने नोट पर पेन डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर नोट कर रखिएगा ताकि आपको याद रहे जो मैंने महत्वपूर्ण बताया। बाकी आप बार बार लेक्चर्स भी देख सकते हैं। चलो, कर्जन के बाद हमने देखना सर मिंटो द्वितीय। मिंटो सेकंड हमें देखना होता है 1905 से 10 तक। देखो याद रखना बच्चों, बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन देखने को मिल गया था तुरंत ही, जैसे ही बंगाल विभाजन देखने को मिलता, उसको दबाने का प्रयास किसने करा था, मिंटो नहीं करा था। उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग, जैसे कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में, सर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में देखने को मिली थी। पक्का लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में देखने को मिली थी। किसकी स्थापना, नहीं सर डफरिन, है ना। याद रखना बच्चों, डफरिन के कार्यकाल में देखने को मिली थी क्या, कांग्रेस की स्थापना। उसी तरह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में क्या देखने को मिली थी सर, मुस्लिम लीग की स्थापना हमें देखने को मिल गई थी, है ना। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आधार में 6 वर्ष का कार्यवास दे दिया गया था। इसी कार्यकाल के दौरान, मिंटो द्वितीय कार्यकाल के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम 1909 देखने को मिला, है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 देखने को मिल गया था। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन इसके कार्यकाल में हुआ था। और 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। और बाकी याद रखना सर, वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय में इनके कार्यकाल में शामिल हुआ था। कौन थे सर, एसपी सिन्हा साहब थे। कौन थे, एसपी सिन्हा साहब थे। तो मिंटो द्वितीय के बारे में क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहला बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन जो चालू हुआ था बच्चों, दबाने का प्रयास इन्होंने करा था। मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने करवा दी सर। और याद रखना, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन इनके कार्यकाल में देखने को मिला था। और बच्चा वायसराय की कार्यकारिणी में जो पहला भारतीय सदस्य था एसपी सिन्हा साहब, इन्हीं के टाइम पर देखने को मिल गए थे। इस तरीके से लॉर्ड मिंटो के महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर कर। आगे बात करते हैं। मिंटो के बाद देखने को मिला था सर लॉर्ड हॉर्डिंग। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वायसराय अभी सारे ही चल रहे हैं,
क्योंकि हम आधुनिक भारत में बहुत पहले प्रवेश कर चुके थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है किस हो जाते हैं क्योंकि गांधी युग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, है ना, गांधी युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये वायसराय हो जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल विभाजन रद्द लागू किसने करा था? कर्जन ने करा था क्या, है ना, मिंटो के पहले कौन था सर? कर्जन। बंगाल विभाजन इसने लागू करा था, जबकि बंगाल विभाजन रद्द किसने करा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने करा था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ये लेकर आया था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, स्टार लगा। क्वेश्चन बनते हैं ये सारे, कैसे बनते हैं सर? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित करी थी? बंगाल का विभाजन किसने रद्द करा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो गए। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन इन्होंने करा था 1911 में। 1912 में एलिंगटन आयोग के गठन इन्होंने करा था। आयोग ने नागरिक सेवा में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कर दी थी ना, नागरिक सेवा में बात कर दी थी, बिल्कुल कर दिया गया था बच्चों। और बच्चा प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 तक देखने को मिला था, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही स्टार्ट हुआ था, है ना, प्रारंभ हुआ था। और मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में करी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में क्या याद रखोगे? सबसे पहले याद रखोगे बंगाल विभाजन रद्द, दिल्ली राजधानी हस्तांतरण कर दी थी कलकत्ता से दिल्ली। फिर याद रखोगे बच्चों एलिंगटन आयोग इन्होंने बना दिया था। फिर याद रखोगे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने इन्हीं के कार्यकाल में कर दी थी 1915। आगे बात करते सर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सारे ही अब वायसराय हो जाते हैं। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में करी थी 1916 में। लॉर्ड बिल्कुल चेम्सफोर्ड देखने को मिल जाएंगे। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। लखनऊ का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी 1916 में देखने को मिला था। साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद में सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सब इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिल गए थे, है ना, 1916 से 1921 तक। 5 वर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है भारत की आजादी के दृष्टिकोण से। बहुत ज्यादा सत्याग्रह, कार्यकाल, आंदोलन सब इसमें देखने को मिले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी घोषणा भी करी गई थी, 1917 में आई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। बिल्कुल। आशय में खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट कर दिया गया था। पूना में डीवी कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। सैडर कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थी, इसमें 2 भारतीय आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी इनके कार्यकाल में हो गई थी। और एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब कर दिया था? 1920 में, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में कर दिया गया। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखना है। अब देखो, अगर हम बात करें लॉर्ड रीडिंग की, अगर हम बात करें 1921 से 1926 में देखने को मिल गए थे। 1921 से 26 में देखने को मिल गए थे। इन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहला प्रकरण हमने देखा था चोरा चोरी प्रकरण, है ना, जिसके बाद ही आशय आंदोलन वापस ले लिया गया था। कौन थे? 1921 से 26 याद रखो ईयर, बाकी सारी चीजें तो आपको ईयर के साथ ही आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? फिर याद रखना एकमात्र यहूदी वायसराय भी यही थे। क्वेश्चन बनता है भारत देश में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन देखने को मिल जाते हैं? लॉर्ड रीडिंग देखने को मिल जाते हैं। केरल का मोपला विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिला था। 1910 में जो प्रेस एक्ट और 1900 के रोलेट एक्ट की वापसी, जो रोलेट एक्ट देखने को मिला था, उसकी वापसी भी इसी के कार्यकाल में हमें देखने को मिल गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आए थे। बिल्कुल। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में देखने को मिली थी। स्वामी दयानंद सरदानंद की हत्या 1926 में हुई थी। सीआर दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करी थी। और बच्चा आईसीएस की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923 में लिया गया था, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही। अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा एक्ट इनके द्वारा लाया गया था। एक्वर्ट कमेटी का गठन किया गया था। रेल बजट अलग कर दिया गया था आम बजट से। बिल्कुल, एक्वर्ट कमेटी आपको पता होगी। और पहला रेल बजट 1923-24 में पृथक प्रस्तुत करा था। किसने कराया था? लॉर्ड रीडिंग ने ही, उन्हीं के प्रयासों से देखने को मिल गया था। और सैन्य सुधारों में इन्हें एक आयोग बनाया था, है ना, सैंड हस्टर्ड। सैन्य सुधारों के लिए एक आयोग बना था सैंड हस्टर्ड की अध्यक्षता में, उसमें मोतीलाल नेहरू भी सदस्य थे सैन्य सुधारों के लिए। लॉर्ड रीडिंग ने उस आयोग का गठन किया गया था। जबकि 1923 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार करके क्या बना दिया जाए सर? आपका लोक सेवा आयोग बना दिया है ना, लोक सेवा आयोग बना दिया है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही 1924 में सिफारिश कर दी गई थी ऐसी। चलो आगे बात करते हैं। आगे याद रखना बच्चों, क्या याद रखोगे? लॉर्ड, इसके बाद याद रखोगे बच्चा, इसके बाद जो अपन देखने को मिला था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के बाद कौन वायसराय बना था? लॉर्ड रीडिंग के बाद वायसराय हमें देखने को मिला था
एक सेकंड, चलो। लॉर्ड रीडिंग के बाद बच्चों हम देखेंगे कौन बना था। लॉर्ड रीडिंग के बाद आए थे सर लॉर्ड इरविन। कौन बने थे? वायसराय। वायसराय बने थे बच्चा लॉर्ड इरविन, है ना। लॉर्ड इरविन बने थे, इस चीज को आप याद रखेंगे। चल आगे अगर हम बात करें लॉर्ड इरविन की, तो लॉर्ड इरविन के बारे में आप क्या याद रखोगे? देखो एक सेकेंड, लॉर्ड इरविन के बारे में याद रखोगे सर, सबसे पहले साइमन कमीशन का भारत आगमन इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिला था। सर कार्यकाल कब से कब तक रहा था इरविन जी का? इरविन जी का कार्यकाल रहा था सर 1926 से कब तक सर? 1931 तक हमें कार्यकाल देखने को मिला था लॉर्ड इरविन जी का, है ना। याद रखना साइमन कमीशन 1928 में इनके कार्यकाल में भारत आया था। कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट दोनों प्रस्तुत करी गई थी सर 1928 में इन्हीं के कार्यकाल में। देशी रियासतों के समय में जो हंटोक बटलर समिति की नियुक्ति करी गई थी, बिल्कुल। बाकी लाहौर षड्यंत्र केस, लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इनके कार्यकाल में देखने को मिला था। कौन सर? लॉर्ड इरविन। इरविन देखने को मिल जाएंगे, है ना, लॉर्ड इरविन देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एब्रियल रिसर्च की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिल गई थी, रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर। प्रथम ट्रेड अधिनियम इनके कार्यकाल में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट अधिनियम इनके कार्यकाल में लागू हुआ था। विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी। सबीना अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च इनके कार्यकाल में, इरविन के कार्यकाल में 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन समझौता 31, सब किनके कार्यकाल में हुआ था सर? इरविन के कार्यकाल में देखने को मिला था। इरविन के बाद वायसराय बने थे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में आप सबसे पहले याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था वेलिंगटन के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्यकाल में जिस सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन देखने को मिला था वो किसके कार्यकाल में मिला था? ये देखा था सर इरविन में, जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल। अगर हम देखें गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर कांग्रेस ने भाग लिया था, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि थे गांधी जी। तो याद रखना कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? सर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। क्लियर। भारतीय सेना अकेडमी जो आईएमए देखने को मिल जाता है, आईएमए देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसकी स्थापना 1932 में करी थी। किसने करी थी सर? लॉर्ड वेलिंगटन ने ही करी थी। और याद रखना बच्चों इन्हीं के कार्यकाल में जो हमें मैकडोनाल्ड देखने को जाते हैं, उन्होंने सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा करी थी। पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत को बर्मा से अलग करने का प्रावधान, और बच्चा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, और कांग्रेस के 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई प्रांत चुनाव में। ये सब कार्यक्रम किसके कार्यकाल में हुआ सर? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हमें देखने को मिल गया था। आगे बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1936 से 44 तक बढ़िया इनका कार्यकाल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 1939 में इनके कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस में प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। जो प्रांतीय सरकारें हैं कांग्रेस में सब में से त्यागपत्र दिया गया था 1939 में, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी? अब चाहिए थी स्वाधीनता। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे सर। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी 1939 में। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग इन्हीं के कार्यकाल में करी थी, लिनलिथगो के कार्यकाल में। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से पलायन इन्हीं के कार्यकाल में करा था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में इन्हीं के कार्यकाल में करती लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 1940 में ही हो गया था। और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, बांटो और जोड़ो का नारा, ये सब सारी बातें कब देखने को थी? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में देखने को मिलती है ना। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ये सारी चीजें देखने को मिल गई थी। बढ़िया तरीके से ईयर याद रखो, 36 से 44 ईयर था सर, और इसी के कार्यकाल में हमें सारी चीजें देखने को मिल गई थी। चलो आगे बात करते हैं लॉर्ड विपल, जो हम क्या कहते हैं सर? अंतिम वायसराय, अंतिम अंग्रेजी वायसराय कहलाएगा भारत में। अंतिम अंग्रेजी वायसराय कहलाएगा भारत में, अंतिम अंग्रेजी वायसराय कहलाएगा लॉर्ड विपल। ठीक है, याद रखना बच्चों, इसी ने श्री राजगोपालाचारी
द्वारा प्रस्तुत CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। गांधी जिन्ना की वार्ता भी हुई थी 1944 में, इसी के कार्यकाल में लॉर्ड वेवेल ने करवाई थी। वेवेल योजना शिमला सम्मेलन, दूसरी विश्व युद्ध समाप्ति इसी के कार्यकाल में हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, है ना, मिशन के सदस्य आपको पता है, स्टीफर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सारी चीजें आपको पता है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 1946, बिल्कुल। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब करी थी? 20 फरवरी 1947 में करी थी। उस टाइम पे वायसराय कौन था बच्चों? लॉर्ड वेवेल ही देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आप वेवेल के बारे में याद रखोगे। और याद रखना बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन ये था बच्चों अंतिम वायसराय, है ना, वेवेल नहीं था, माउंटबेटन था, इस चीज को याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन देखने को मिल जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन देखने को मिल जाते हैं। फरवरी 1947 में बने थे और कब तक रहे थे सर? जून 1948 तक ये रहे थे वायसराय। भारत विभाजन के संदर्भ में सबसे पहले बाल्कन प्लान को विचार किया, किंतु इन्हें स्वीकार नहीं करा गया। ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इन्हीं ने पारित किया था, माउंटबेटन ने। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और महात्मा स्वतंत्र हुआ। और महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी सर? इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। क्लियर। और लास्ट हमें देखने को मिल जाते हैं जो भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए, कौन कहलाए थे सर? सी राजगोपालाचारी। 21 जून 1948 को बने थे, है ना, याद रखना, 21 जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड नहीं बच्चा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर। तो सारे आपको मैंने एक एक चीज बता दी। बंगाल का गवर्नर बताया बच्चों, बंगाल का गवर्नर जनरल बताया, बंगाल का गवर्नर जनरल बताया, भारत का गवर्नर जनरल बताया, मैंने आपको बताया वायसराय। ये सारी बच्चों जो चारों पद हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से सारी चीजों की बात कर आए हैं। और क्लास में एक एक गवर्नर, एक एक वायसराय, एक एक गवर्नर जनरल के बारे में एक एक महत्वपूर्ण चीज हमने सारे लेक्चर में देखी है, क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? बढ़िया तरीके से खुद के नोट्स बनाइएगा, एक एक चीज लिखिएगा जो मैंने महत्वपूर्ण बताई है। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चा, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे रजत रिछारिया, RICHHARIYA, है ना, रजत रिछारिया। जैसे ही सर्च करोगे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिलेगा, जब 250 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं, 260 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उस पर जुड़ जाइएगा, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। चलो आगे अगर हम आपको बताएं मेरी कौन कौन सी क्लासेस 1 जून से स्टार्ट होने वाली। 1 जून से कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है? स्टार्ट मॉर्निंग 7 बजे एमपी हिस्ट्री मेंस के लिए हम पढ़ेंगे। वहां पर सारे क्वेश्चंस मैं लिख के लिए दूंगा, जो क्वेश्चंस अभी तक बने हैं उस आधार पर हमें कौन से टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीजें बताऊंगा। इवनिंग में पॉलिटी मेंस के हिसाब से देखेंगे और रात में 9 बजे हम क्लास देखेंगे एमपी जीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया लेक्चर होते हैं, पीएससी के सारे क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है इन्हीं क्लासेस में देखने को मिलते हैं ना। जो रात की 9 बजे से 10:30 वाली क्लास है, पीएससी के लगभग सारे क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे इसी क्लास से हमने देखे थे। तो आप ये तीनों क्लासेस अटेंड करेंगे 1 जून से। क्लियर। आगे बात करते हैं अनअकैडमी का ऑफर, आपको पता है 20% ऑफ चल रहा है प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन, सीधा आप 10,119 रुपए में देखने को मिल जाएगा। क्लियर। 10,119 रुपए में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफर है 26 मई से 31 मई आपकी लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। ऑफर रिवील करने के लिए कोड यूज करोगे RRMPPSC। जैसे आप ये कोड लगाओगे आपको तुरंत ही डिस्काउंट देखने को जाएगा 20% प्लस 6, है ना, 20% का डिस्काउंट और 6 मंथ का एक्सटेंशन। बाकी आपको पता है MPPSC मेंस के लिए प्रहार बैच स्टार्ट हो गया है, अंतिम प्रहार 45 दिन का क्रैश कोर्स है, बढ़िया तरीके से ज्वाइन करिए, एक कदम सफलता की ओर अपना बढ़ाइए और कोड यूज करेंगे RRMPPSC। क्लियर। RRMPPSC के साथ आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच आपको देखने को मिला है MPPSSI के लिए, बाकी आरंभ बैच देखने को मिल गया, प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए देखने को मिल गया बच्चा। ये हार नहीं मानूंगा बैच है, बहुत बढ़िया प्रीलिम्स और मेंस के लिए बैच देखने को मिल जाएगा। कोड यूज करोगे RRMPPSC। क्लियर। चलो बाकी प्रगति बैच आपको पता ही है, सिर्फ 2499 रुपए में, और ये स्पेशल आपके विषय के हिसाब से भी चल रहा है सिर्फ 1299 रुपए में। इसमें भी आप कोड यूज कर सकते हैं RRMPPSC। बाकी आपको एडवांटेज पता ही है। सभी बच्चों का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।